तो दोस्तों मैंने अभी तक iPhone 14 की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बट अब सेल आने वाली है और आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे iPhone 14 की वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपको iPhone 14 के सभी चेंजेस बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको iPhone 13 लेना चाहिए या 14 या फिर कोई और फ़ोन। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। यहाँ ऊपर आपको फ़ोन की फ़ोटो दे रखी है और बैक साइड में आप देख सकते हैं मेरे पास ये iPhone 14 ब्लू कलर में है 128GB वाला। बॉक्स के अंदर आपको iPhone 14, इसकी चार्जिंग केबल और एक छोटा सा एनवलप दे रखा है जिसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, एक एप्पल स्टिकर और सिम इजेक्टर टूल मिलता है। iPhone 14 की डिज़ाइन की बात करें तो इसमें भी आपको iPhone 13 की तरह सेम 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है जो HDR10 और डोल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आती है। तो जब आप इसमें HDR कंटेंट प्ले करते हैं तो कलर्स पॉप होते हैं और आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। ये एप्पल की कस्टम OLED डिस्प्ले है जिसे एप्पल अपने हिसाब से कैलिब्रेट करता है और इसे एप्पल सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले कहता है जिसमें आपको काफी अच्छे और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये एक OLED डिस्प्ले है तो इसमें हर एक पिक्सल की अपनी सेपरेट लाइट होती है। तो जहां आपको डिस्प्ले में ब्लैक एरिया दिखता है वहां के सभी पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं तो आपको इसमें ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। ये डिस्प्ले 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है तो आउटडोर में आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है और जब आप HDR कंटेंट प्ले करते हैं तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जिससे आपको HDR वीडियोस में काफी अच्छी डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। डिस्प्ले के चारों तरफ आपको बिल्कुल इवन और स्लिम बॉर्डर्स देखने को मिलती है जो एक एक्सपेंसिव डिस्प्ले की पहचान होती है। बाकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जो डिस्प्ले iPhone 13 में आती है एग्जैक्ट वही सेम डिस्प्ले आपको iPhone 14 में दी गई है। अगर iPhone 14 में 60 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होती तो ये iPhone 13 से अलग हो सकता था। इसके अलावा फोन की फ्रेम बॉक्स डिजाइन में आती है फ्लैट डिस्प्ले के साथ और बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको ग्लास देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ये नया ब्लू कलर काफी अच्छा लग रहा है जो पहले से थोड़ा लाइट किया गया है। इसके अलावा इस बार एक नया पर्पल कलर भी आया है। फोन की फ्रेम एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है जिस पर आपको फोन के जैसा कलर देखने को मिलता है जो काफी अच्छा लगता है। ऊपर आपको iPhone 13 की तरह सेम डायगनली अरेंज ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाते हैं जिसमें से मेन कैमरा का लेंस थोड़ा बड़ा है। क्यों है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है। ऊपर आपको टू टोन फ्लैश दे रखा है जो पहले से इस बार थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। iPhone 14 की डिजाइन बिल्कुल सेम iPhone 13 की तरह है पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिजाइन अच्छी नहीं है। मुझे पर्सनली ये बॉक्स डिजाइन काफी अच्छी लगती है पर iPhone 14 की डिजाइन में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। बैक साइड में ग्लास के नीचे वायरलेस चार्जिंग कॉइल है जो एप्पल के मैगसेफ सपोर्ट के साथ आती है तो आप इस पर मैगसेफ चार्जर को मैग्नेट्स के थ्रू कुछ इस तरह से अटैच कर सकते हैं और आपको फोन बढ़िया तरीके से वायरलेस चार्ज होने लग जाता है। इसके अलावा आप और भी मैगसेफ एक्सेसरीज अपने फोन पर यूज कर सकते हैं जैसे मैं ये मूजो का मैगसेफ वॉलेट यूज कर रहा हूँ जो फोन के पीछे कुछ इस तरह से चिपक जाता है और ये काफी अच्छा लुक भी देता है। फोन में सेम 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जिससे आपको फोन 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, एक ऊपर ईयरपीस में है और एक नीचे लाइटनिंग पोर्ट के साइड में है जिससे आपको स्पेशल ऑडियो सुनने को मिलता है और ऐसे लगता है जैसे आवाज आपकी चारों तरफ से आ रही है। मैंने iPhone 13 की फुल रिव्यू वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने iPhone के सभी फीचर्स डिटेल में बताए थे। वो सब फीचर्स इस फोन में भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैंने iPhone 13 की वीडियो लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा iOS 17 के साथ iPhone 14 में और भी कई सारे कूल फीचर्स आने वाले हैं जिनकी वीडियो भी मैं चैनल पर बना चुका हूँ। अभी iOS 17 का बीटा वर्जन है तो ये इतना स्टेबल नहीं है और अभी क्रैश कर रहा है पर मिड सितंबर तक इसका स्टेबल अपडेट आपके फोन में आ जाएगा। अगर आपने iOS 17 का बेटा कर रखा है और आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आप ओल्ड फोन का डाउनग्रेड टूल यूज कर सकते हैं। वैसे iTunes से आप फ्री में भी डाउनग्रेड कर सकते हैं पर इसमें आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है जिससे आप बिना कोई दिक्कत के इजीली अपने फोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आगे जाके भी आपके काम आने वाला है, चाहे iOS 18, 19 आ जाए तो भी आप इसका यूज करके इजीली अपने फोन को डाउनग्रेड कर पाएंगे। डाउनग्रेड करने से पहले आपको अपने फोन का बैकअप भी ले लेना चाहिए क्योंकि डाउनग्रेड प्रोसेस में आपके फोन में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और पहले का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो डाटा को बैकअप करने के लिए आप ओल्ड फोन का iOS डाटा मैनेजर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं और अपने फोन की डाटा को बचा सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का फ्री ट्रायल भी आता है तो आप इन्हें फ्री में ट्राई भी कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहें तो वहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। iPhone 13 सीरीज के सभी फोन्स में A15 बायोनिक चिप थी पर जो प्रो मॉडल्स थे उनकी A15 चिप में 4 की जगह 5 कोर GPU था और वही सेम iPhone 13 Pro और 13 Pro Max वाली A15 बायोनिक चिप iPhone 14 में मिलती है जो 5 कोर GPU के साथ आती है जिसके कारण iPhone 13 से iPhone 14 की ग्राफिक
ग्राफिक परफॉर्मेंस 18% ज्यादा अच्छी है। A15 बायोनिक चिप के साथ आपको काफी स्मूथ गेम प्ले इस फोन में देखने को मिलता है और ओवरऑल फोन का UI और एनिमेशंस बहुत ही स्मूथली चलते हैं। इसमें आप 4K HDR वीडियो 60 FPS पर बिल्कुल स्मूथली प्ले कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फोन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। आईफोन 14 में आपको बैक साइड में बिल्कुल नया मेन कैमरा देखने को मिलता है जो 12 मेगापिक्सल का है, पर इसमें पहले से बड़ा सेंसर दिया गया है और इसकी पहले से बड़ी पिक्सल साइज है जो 1.9 माइक्रोन्स की है। आईफोन 13 में ये 1.7 माइक्रोन्स की थी। इसके अलावा इसमें फास्टर अपर्चर है जो f1.6 की जगह f1.5 अपर्चर के साथ आता है। जितने अपर्चर की वैल्यू कम होती है उतने लेंस बड़ा होता है और इसमें लाइट ज्यादा जाती है। आईफोन 14 के मेन कैमरा से काफी अच्छी फोटोज आती है और फोटोज में पहले से ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स और डिटेल्स देखने को मिलती है। बड़े सेंसर के कारण आईफोन 14 के मेन कैमरा से 49% लो लाइट इंप्रूवमेंट भी मिलती है, जिसके कारण आपको फोटोज और वीडियोज में लो लाइट में काफी कम नॉइज देखने को मिलती है। बाकी आईफोन 13 की तरह इसके मेन कैमरा में भी आपको सेंसर शिफ्ट OIS मिलता है। जो नॉर्मल OIS होता है उसमें कैमरा का लेंस मूव करता है, पर सेंसर शिफ्ट OIS में कैमरा का सेंसर आपके मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है, जिससे आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम आईफोन 13 वाला है जो काफी अच्छी अल्ट्रा वाइड फोटोज लेता है। बीच बीच में मैं आपको इस फोन से ली गई फोटोज भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको इस कैमरा की क्वालिटी का पता लग जाए। आईफोन 14 का फ्रंट कैमरा भी अब रीडिजाइन किया गया है और अब आपको इसमें ऑटो फोकस देखने को मिलता है, जिससे आपको अलग अलग डिस्टेंस पर बढ़िया फोकस मिलता है। ये एक 12 मेगापिक्सल का 23 mm का वाइड कैमरा है जो f2.2 की जगह इस बार f1.9 की फास्टर अपर्चर के साथ आता है, जिसके कारण फ्रंट कैमरा की फोटोज पहले से काफी अच्छी आती है और इसमें 38% की लो लाइट इंप्रूवमेंट भी हुई है। स्मार्टफोन्स में जो फोटोज आती है वो सिर्फ कैमरा से ही साफ नहीं आती है, इसके लिए फोन की प्रोसेसिंग पावर का यूज करके फोटोज पर प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं। पहले आईफोन में न्यूरल इंजन का यूज करके मल्टीपल फ्रेम्स को कंबाइन किया जाता था, जिससे फोटोज में काफी डिटेल और टेक्सचर्स देखने को मिलते थे। इस प्रोसेस को एप्पल डीप फ्यूजन कहता है, पर 14 सीरीज में डीप फ्यूजन को फोटो पाइपलाइन में काफी पहले ही अनकम्प्रेस्ड इमेज पर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे फोटोज में पहले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है और ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस को एप्पल ने फोटोनिक इंजन नाम दिया है। इसके कारण फोन के सभी कैमराज में लो लाइट इंप्रूवमेंट हुई है। आईफोन 13 से कंपेयर किया जाए तो आईफोन 14 के फ्रंट कैमरा में 2 गुना लो लाइट इंप्रूवमेंट हुई है। अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम आईफोन 13 वाला है, पर फिर भी आईफोन 14 का अल्ट्रा वाइड कैमरा 2 गुना ज्यादा अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस देता है और 14 का न्यू मेन कैमरा फोटोनिक इंजन के कारण 2.5 गुना ज्यादा अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस देता है। आईफोन 14 का जो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है वो है एक्शन मोड। इसमें एडवांस रोल करेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे आपको हद से ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। इससे आप डायरेक्ट कैमरा ऐप में जाकर ऑन कर सकते हैं और फिर बिना कोई एक्स्ट्रा गिम्बल का यूज किए स्टेबलाइज्ड वीडियोस बना सकते हैं। आईफोन 14 में सेम आईफोन 13 प्रो वाली चिप है, बट इसमें आपको सिनेमैटिक मोड में आप जाएंगे तो 1080p के अलावा आपको इसमें 4K 30 fps का ऑप्शन भी मिलता है। ये इस फोन से रिकॉर्डेड 4K सिनेमैटिक वीडियो है और आप देख सकते हैं जो फोकस है मेरे फेस पर है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है, तो काफी अच्छी सिनेमैटिक वीडियो आपको आईफोन 14 से देखने को मिलती है। ये इस फोन से रिकॉर्डेड 4K वीडियो है जो 30 fps पर रिकॉर्ड की गई है और आईफोन की वीडियो क्वालिटी तो हमेशा से ही बढ़िया रही है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। और जो आईफोन के माइक्रोफोन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ आपको काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही होगी। बाकी आईफोन 12 से आईफोन में 5G आ चुका है, तो चाहे आप आईफोन 12 ले, 13 ले या फिर 14 ले, आपको फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आईफोन 14 सीरीज में इस बार कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी आए हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे पहला फीचर है कार क्रैश डिटेक्शन। आईफोन 14 में नया हाई डायनेमिक रेंज जायरोस्कोप और ड्यूल कोर एक्सेलेरोमीटर दिया गया है जो 256 G तक की फोर्स को डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर आपके पास आपका आईफोन 14 है और आपका कार में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके फोन को भी क्रैश का पता लग जाता है और वो आपके लिए इमरजेंसी कॉल मिलाकर एम्बुलेंस को बुला सकता है। तो एक काफी अच्छा और लाइफ सेविंग फीचर है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आते हैं और कोई इमरजेंसी हो जाए तो किसी की हेल्प लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आईफोन 14 सीरीज में आप इमरजेंसी कॉल्स को सैटेलाइट के थ्रू भी मिला सकते हैं। ये फीचर फिलहाल सिर्फ यूएस में है, आगे जाकर इसे बाकी कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया जाएगा। आईफोन 14 सीरीज में जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें एप्पल ने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, पर जो प्रो मॉडल्स है जैसे मेरे पास ये आईफोन 14 प्रो है तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर पिल शेप नोच दी गई है जो आईफोन 14 की नोच से काफी अलग है। इसे एप्पल डायनेमिक आइलैंड कहता है क्योंकि फोन के सॉफ्टवेयर के साथ रिस्पॉन्सिवली काम करती है और ऐसा लगता है जैसे ये फोन के सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आईफोन 14 प्रो वाली वीडियो में बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैंने लिंक दे रखी है। इसके अलावा 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दी गई है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें इस बार नया 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और एप्पल की नई A16 बायोनिक चिप है जो इस बार नॉन प्रो मॉडल्स में नहीं है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको आईफोन 14 की जगह आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप आईफोन 13 और 14 में कंफ्यूज है तो आपको आईफोन 13 लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 13 आपको 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा और आईफोन 13 और 14 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट अगर आपका फिर भी बजट अच्छा है और आप 10 से 12 हज़ार रुपये और मिला सकते हैं तो भी आपको आईफोन 14 नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह आप आईफोन 13 प्रो ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन 13 प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलते हैं, तो आपको उसमें 3x जूम भी मिल जाएगा, जबकि इसमें आपको 3x जूम नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ अल्ट्रा वाइड और एक मेन कैमरा है। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो में आपको स्टेनलेस स्टील की फ्रेम मिलती है, बट इस फोन में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम मिलती है। अब जैसे मेरा आईफोन 14 एक बार गिर गया था तो इसके एल्यूमिनियम फ्रेम पर हल्का सा डेंट आ चुका है, पर स्टील फ्रेम में इतनी जल्दी डेंट नहीं आता है। बाकी फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको दोनों फोन्स की डिस्प्ले देखने में सेम लगेगी, बट आईफोन 13 प्रो की डिस्प्ले इससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, जबकि इस फोन में आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। तो आईफोन 13 प्रो की डिस्प्ले इससे ज्यादा स्मूथ लगती है चलने में। और अगर आप आईफोन 13 प्रो की 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले चलाने के बाद आईफोन 14 की 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले चलाएंगे तो इसकी डिस्प्ले इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं लगेगी। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो में आपको माइक्रो फोटोग्राफी मिलती है। जैसे मेरे पास ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, जिसे मैं कैमरा के बिल्कुल पास ले जाकर इसका एक एक फैब्रिक मैक्रो लेवल पर देख सकता हूँ। वही अगर मैं आईफोन 14 को इतना पास लेकर जाऊं तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। आईफोन 13 प्रो की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैंने लिंक दे रखी है। आईफोन 14 सीरीज से पहले अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला 6.7 इंच का आईफोन लेना होता था तो आपको प्रो सीरीज का मैक्स मॉडल लेना पड़ता था, जो कि सबसे महंगा आईफोन है। बट 14 सीरीज में आपको नया 14 प्लस मिलता है, जिसमें आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है नॉन प्रो मॉडल में। नेक्स्ट वीडियो में आईफोन 14 प्लस की बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।